स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSD 7 का फर्स्ट चैप्टर भाषा और संप्रेक्षण, उसका क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका पार्ट 6 है, पहले पार्ट 5 बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे टिप्पणियाँ। इसमें टोटल 5 टिप्पणियाँ हैं। नंबर 1 संचार और संप्रेक्षण का अंतर संबंध, दूसरा संप्रेक्षण का सामाजिक पक्ष, थर्ड है सूचना समाज, फोर्थ भाषा और शिक्षण में संप्रेक्षण का महत्व और फिफ्थ है जनसंचार। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके टिप्पणी। सबसे पहले है संचार और संप्रेक्षण का अंतर संबंध। तो संचार का अर्थ है किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, इसे ही संप्रेक्षण या अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। भाषा का मूलतः प्रयोग संप्रेक्षण के लिए ही किया जाता है। संप्रेक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संदर्भ का समुचित ज्ञान वक्ता और श्रोता दोनों को हो। संदेश को वक्ता से श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे चैनल या सरणी कहते हैं। संचार की प्रक्रिया भी संचरण द्वारा अर्थ का ज्ञापन कराना ही है। अतः संचार एक आधुनिक संकल्पना है जो विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण संप्रेक्षण में वृहत रूप से उपस्थित होता है। अतः संचार एवं संप्रेक्षण में कोई तात्विक भेद नहीं है। संप्रेक्षण जहां इलेक्ट्रिक माध्यमों यथा जनसंचार के साधनों टीवी, रेडियो, अखबार, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के रूप में पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, वह संचार कहलाता है। तो संप्रेक्षण जब इलेक्ट्रिक जो हमारे माध्यम है उन पर जब निर्भर हो जाता है तो उसे संचार कहते हैं। तो संप्रेक्षण और संचार देखने में एक जैसा सा लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है, बट संप्रेक्षण में होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो और उस पहुंचाने को, जो अपनी बात को पहुंचाना है, वो उसको हम किस माध्यम से पहुंचाएंगे वो संचार कहलाता है। वैसे इंग्लिश में दोनों को कम्युनिकेशन ही कहते हैं। तो मौखिक वार्तालाप में किसी व्यक्ति से बातचीत के क्रम में जहां वक्ता और श्रोता के बीच संदेश का वहन वायु, यानी कि अगर दो व्यक्ति आसपास खड़े हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनके बीच में संदेश किसके थ्रू पहुँच जाता है? वायु के थ्रू, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, उसे संप्रेक्षण कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार के जरिए, तो ये संचार कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संचार के माध्यम और संप्रेक्षण के माध्यम में आंशिक विकसित परिवर्तन ही दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु दोनों की क्रिया व्यवहार का लक्ष्य अर्थ की प्रतीति है। संचार एवं संप्रेक्षण दोनों ही मौखिक और लिखित रूप से उपस्थित होते हैं। संचार में मौखिक संप्रेक्षण हेतु अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप को भी CD, DVD एवं मेमोरी के रूप में सुरक्षित कर रिकॉर्डिंग करके संरक्षित किया जा सकता है। अतः संचार संप्रेक्षण का वृहत एवं अत्याधुनिक संकलनात्मक रूप है, जिसने आधुनिक युग में अंतर्देशीय पत्र से MMS तक का सफर तय किया है। तो अभी हमने पढ़ा कि संचार और संप्रेक्षण। अब हम पढ़ते हैं दूसरी टिप्पणी, संप्रेक्षण का सामाजिक पक्ष क्या है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, समाज के अंतर्गत ही उसका प्रयोग होता है। संप्रेक्षण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम भाषा ही है। अतः संप्रेक्षण व्यापार पूर्णतः समाज सापेक्ष है, जिसकी पूर्णतः संदेश के प्रसारण एवं तत्पश्चात उसकी प्रतिक्रिया में निहित है। संप्रेक्षण के 2 रूप हो सकते हैं, मौखिक और लिखित। संप्रेक्षण साधनों में जिनके द्वारा अर्थ के ज्ञापन का लक्ष्य पूरा होता है, जैसे वक्ता, श्रोता, माध्यम, संदेश आदि, इसमें अनिवार्य होते हैं। अतः सामाजिक संप्रेक्षण व्यापार तभी संभव है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति हो। किंतु अभिव्यक्ति का एवं विचार प्रकटीकरण का एक और रूप होता है जो व्यक्तिगत होता है, अर्थात चिंतन मनन द्वारा एकालाप करने पर भी व्यक्ति अपनी भावना या विचारों को अपने आप से प्रकट करता है। किंतु संप्रेक्षण के लिए सर्वाधिक अनिवार्य यह है कि वक्ता द्वारा श्रोता तक किसी न किसी माध्यम से अर्थ को प्रेषित किया जाए, अर्थात पहुंचाया जाए। अतः संप्रेक्षण के रूप में वार्तालाप ही सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। यह संप्रेक्षण आदिकाल से ही समाज की प्रधान आवश्यकता रहा है। समाज भाषा विज्ञान संप्रेक्षण को महत्व देता है तथा समाज के अंतर्गत संप्रेक्षण किसी भाषाई समाज की संपूर्ण रूपरेखा उपस्थित कर देता है, साथ ही उसकी सांस्कृतिक एवं जीवन यापन की शैली को भी उद्घाटित करता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय संस्कृति में तहजीब और शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अतः प्रत्येक बातचीत में एक प्रकार की भारतीय अस्मिता की झलक का दर्शन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे मोहन अनजान व्यक्ति से समय पूछता है, भाई साहब अभी कितना समय हो रहा है, तो या फिर हम किसी दुकानदार से कुछ पूछते हैं, भैया चावल कितने रुपए किलो है।
इस प्रकार के प्रश्न दैनिक व्यवहार का संप्रेक्षणीय स्वरूप है। मौखिक संप्रेक्षण के रूप में समाज में यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी कि बिना रुके कंटिन्यूस चलती रहती है। मानव समाज के विकास में संप्रेक्षण ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञान विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि का लिखित रूप समाज में सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध कराता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति विकास की राह पर कदम बढ़ाता है। इतिहास के अध्ययन से मानव अपनी भूलों को सुधारता है और आगे की ओर अग्रसर होता है। फलतः संप्रेक्षण सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज में उपस्थित सभी कारकों से संप्रेक्षण का गहरा संबंध होता है। समाज निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत ही संप्रेक्षण की नींव होती है। अतः संप्रेक्षण समाज की प्रत्येक हलचल में प्रमुख भूमिका निभाता है। तभी तो आधुनिक समाज को सूचना समाज की संकल्पना से अभिनीत किया गया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब समाज बनता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है? संप्रेक्षण। क्योंकि अगर समाज क्या होता है कि एक लोग दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, तो अगर संप्रेक्षण नहीं होगा तो समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता। अब थर्ड टिप्पणी है सूचना समाज। समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान सभ्यता के आरंभ से ही हो रहा है। मानव की आवश्यकताएं, उसके विकास की गति तथा सामाजिक व्यवहार के लिए एक दूसरे को संदेश देना परम आवश्यक होता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने मौखिक उच्चारण से एक दूसरे को संप्रेषित किया, किंतु यह संप्रेषण अत्यंत ही सीमित और अल्प अवधि तक ही प्रभावी रहता था। जब प्राचीन बस्तियां बसनी शुरू हुईं तो सभ्यता के विकास ने व्यापार, युद्ध, प्रशस्ति, फरमान आदि के लिए लिखित संदेश किसी व्यक्ति, तो जैसे पहले होता था पक्षी, तो उसको प्रशिक्षित कबूतर के थ्रू भेजा जाता था, लेकिन आजकल ये अन्य तरीके से भेजा जाता है। आधुनिक परिवेश में सूचनाओं का आदान प्रदान एवं सहज आवश्यकता की चीज़ बन गई है। समय की बचत एवं अधिक कार्य क्षमता लाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों ने समाज के बीच की दूरी को कम कर दिया है। रेलगाड़ी, कारें, बसें, वायुयान आदि ने विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। तो संदेश प्रसारण एवं सूचना को विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जो काम पहले कई दिनों में होता था, अब वह मिनटों एवं सेकंडों में होने लगा। कंप्यूटर के विकास ने इस क्रांति की शुरुआत की और आज पृथ्वी से बाहर तक संदेश का प्रसारण किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो चंद्रमा पर, मंगल ग्रह वगैरह पर भी संदेश का प्रसारण किया जा सकता है। सूचना समाज की संकल्पना आज की मानवीय आवश्यकता एवं समाज के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों के निष्पादन में सूचना की भूमिका के कारण है। सूचना के रूप में व्यक्ति अब मोबाइल फ़ोन से विश्व के किसी भी कोने में रह रहे अपने संबंधी को किसी बात की सूचना दे सकता है। तो इंटरनेट, अखबार, टीवी, फैक्स इत्यादि साधनों से प्रत्येक घटना का आंखों देखा हाल प्राप्त कर सकता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले क्रिकेट मैच की पल पल की खबर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति टीवी पर देख सकता है। फलतः आज जो ग्लोबलाइजेशन एवं विश्वग्राम की संकल्पना है, वह सूचना प्रसारण की इन्हीं वैश्विक क्षमताओं के कारण है। बहरहाल आज इंटरनेट पर बैठकर कोई व्यक्ति अमेरिका में कोई घर खरीद सकता है, तो देश विदेश के शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के पल पल की खबर घर बैठे प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, सूचना समाज के अंतर्गत सूचना का प्रसारण व्यक्ति व्यक्ति से, समाज से तथा पूरे विश्व को एक साथ भी किया जा सकता है। यानी कि पूरा जो सूचना का प्रसारण है व्यक्ति व्यक्ति से, समाज तथा पूरे विश्व को एक साथ ही सारा प्रसारण किया जा सकता है। अत्याधुनिक उपकरणों ने यदि आधुनिक युग को सूचना समाज का स्वरूप प्रदान किया है, तो यह आधुनिक युग की मांग है जो युगानुरूप विकास का द्योतक है। यह संकल्पना व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की चाह से उपजी है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। पूरा विश्व एक नेटवर्क से जुड़ा है, जो संपर्क का सबसे व्यापक स्वरूप है। अतः समाज के लिए सूचना समाज अत्यंत सटीक संकल्पना है। तो ये टिप्पणी पढ़ी थी हमने सूचना समाज के बारे में। अब चौथी टिप्पणी पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण का क्या महत्व है, कि भाषा की शिक्षा में संप्रेक्षण का महत्व क्या है। समाज भाषाविदों ने यह अनुमान लगाया कि संपूर्ण विश्व में 100% जनसंख्या द्विभाषी है। इतिहास में अन्य भाषा शिक्षण का विषय अत्यंत ही चिंतन का विषय रहा है। यहाँ तक कि एक ही भाषाई समाज में व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा का अधिगम करता रहता है। भाषा शिक्षण का प्रश्न मूलतः अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही ठहरता है। फलतः भाषाविदों ने विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। व्याकरण, अनुवाद विधि, स्थितिपरक भाषा शिक्षण विधि,
प्राकृतिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संदर्भ परक भाषा शिक्षण इत्यादि। संदर्भ परक भाषा शिक्षण का नाम चॉम्स्की की स्थापना का प्रभाव है। संदर्भ परक भाषा शिक्षण पर नोम चॉम्स्की की स्थापना का प्रभाव है। कुछ भाषाविदों ने भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेक्षण को महत्व दिया। इन भाषाविदों में हॉवर्ड, बुमफ्रीट आदि महत्वपूर्ण है। भाषा मूलतः एक संप्रेक्षण व्यवहार है, अतः इसकी शिक्षण की पूर्णता एवं रोचकता का तभी कार्यान्वयन होगा जब उसे संप्रेक्षण परक संदर्भ में व्यवहारित किया जाए। अर्थात किसी भाषा को सीखने के लिए यदि शिक्षार्थी द्वारा उस भाषा को संप्रेक्षण के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो भाषा की शैली को, उसके मुहावरों को तथा उसके पर्याय शब्दों के अर्थों को शिक्षार्थी अच्छी तरह समझ सकता है। अतः भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेक्षण का महत्व निर्विवाद है। संप्रेक्षण को आज भाषा शिक्षण में केंद्रीय मान लिया गया है। समाज भाषा विज्ञान एवं शैली विज्ञान के विकास ने संप्रेक्षण सिद्धांत को बहुआयामी बना दिया है। इस सिद्धांत को रोमन याकोब्सन ने खोलने का काम किया था। संप्रेक्षण की शुरुआत उस प्रक्रिया से होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी संदेश को समझकर उसे अपेक्षित भाषा में इस तरह से कोडीकृत करता है समझ सके, उसे विकोडीकृत कर सके। संप्रेक्षण के प्रारूप में एक बात बार बार कही जाती है कि हम भाषा के द्वारा कुछ न कुछ करते हैं। संप्रेक्षण सिद्धांत में यह बात भी सामने आती है कि बिना भाषा प्रयोग के भी संप्रेक्षण किया जा सकता है। अर्थात भाषातर संप्रेक्षण की बातें करते समय हावभाव, इशारे, आंगिक क्रिया आदि महत्वपूर्ण हो उठती हैं। इस प्रकार का संप्रेक्षण प्रयोक्ता की भाषी समाज की सांस्कृतिक पहचान होती है। अतः इस क्रियाकलाप को भी भाषा शिक्षण के अंदर समेट लिया गया है। भाषा विद्वान बुमफ्रीट ने संप्रेक्षण को महत्व देते हुए संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण को स्वीकृत किया है। संप्रेक्षण के घटकों से मिलकर ही संप्रेक्षण परक क्षमता का निर्माण होता है और संप्रेक्षण परक क्षमता का अर्जन का तात्पर्य है भाषा कौशलों का एक ऐसा विकास जिसमें संज्ञात्मक एवं व्यवहारवादी दोनों ही पक्ष समित हों। संज्ञात्मक पक्ष भाषा प्रयोग को भाषा व्यवस्था से प्राप्त करता है। इस बात से संप्रेक्षण सिद्धांत को इनकार नहीं है। दूसरी ओर सामाजिक नियमों में से नियंत्रित वाक को भी अपने अंदर समेट लेता है। इसका व्यवहारवादी पक्ष भाषा संरचना को धारा प्रवाह प्रयोग में ढालने का यत्न करता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेक्षण परक उपागमों की चर्चा करते हुए महान भाषा वैज्ञानिक पीफो ने भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण के महत्व को बतलाया है। संप्रेक्षण परक क्षमता के पहलुओं पर स्टर्न ने प्रकाश डालते हुए संप्रेक्षण के अंतर्गत किसी भाषाई समाज की सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रकृति का अनुमान करने की क्षमता को स्वीकार करते हुए संप्रेक्षण परक शिक्षण पर बल दिया है। अतः ये कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण का सबसे व्यवहारिक कुशलतापूर्ण अधिगम संप्रेक्षण परक शिक्षण से ही संभव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है उसमें संप्रेक्षण है। भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण का बहुत अधिक महत्व है। अगर संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो भाषा शिक्षण संभव नहीं हो पाएगी। इसकी 5वीं टिप्पणी है जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। संप्रेक्षण की पहली दशा को मात्र संचार कहते हैं, लेकिन जब एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत बड़े समुदाय तक अपनी बात पहुंचाई जाए तो उसे जनसंचार कहते हैं। यह जनसंचार तो भाषा के रूप में है, लेकिन विभिन्न माध्यमों के सहारे होता है। यदि व्यक्ति द्वारा श्रोता को सीधे संबोधित किया जाता है तो वह किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन जब समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसको जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार माध्यमों का मुख्य उद्देश्य होता है जनता के बीच अथवा जनता तथा शासन तंत्र के बीच संवाद को बनाए रखना, जनता तक पहुंचाना, जनमत तैयार करना, राजनीतिक जागरूकता लाना, जनता को प्रबुद्ध बनाना, जन शिक्षा का लाभ जनता तक पहुंचाना, व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय भावना और विश्व बंधुत्व की चेतना को प्रत्यक्ष देना, शोक से लेकर हर्ष तक की, समाचार और संपत्ति से लेकर विपत्ति तक की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए एकमात्र विकल्प है जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम दो तरीके से मान्य हैं, मुद्रित माध्यम यानी कि छपा हुआ जैसे कि बुक्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि इंटरनेट वगैरह।
प्रथम के अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं और दूसरे के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, फैक्स, इंटरनेट आदि आते हैं। जनसंचार का रूप चाहे श्रव्य हो या दृश्य हो, प्रत्येक दिशा में भाषा का सहारा लिया जाता है, लेकिन संचार माध्यम भाषा के एक व्यवस्थित रूप को ही चुनते और प्रयोग में लाते हैं। बोलचाल की व्याकरण शिथिल भाषा अथवा अति विशिष्ट साहित्यिक या तकनीकी शब्दावली प्रधान ज्ञान विज्ञान की भाषा संचार माध्यमों के अनुकूल नहीं होती। तथ्यों की रोचकता, समझ एवं जन सुलभ भाषा के प्रयोग से ही जनसंचार का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। अतः जन भाषा में ही जनसंचार सुलभ रूप से उपस्थित हो सकता है। आज हिंदी भाषा के बोलचाल का रूप परिवर्तित होने पर भी वह जनसंचार के माध्यमों से अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो बेशक हमारी हिंदी भाषा का बोलचाल का रूप परिवर्तित हो गया। पहले हिंदी भाषा थोड़ी अक्खड़ भाषा में, खड़ी बोली में बोली जाती थी। अब ये मानक भाषा बन गई है, राजभाषा बन गई है। हालांकि राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, लेकिन सारे जो कामकाज है वो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है और इसका परिवर्तित रूप हो गया है और वही जनसंचार के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रही है, क्योंकि आज हिंदी विश्व में तीसरी लैंग्वेज बन चुकी है जो मुख्य रूप से बोली जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ एक ही बचा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।